हाय एवरीवन, स्वागत है अगेन हमारे इस नए सेशन में। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2। चैप्टर 2 चल रहा है, ये चैप्टर 2 का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में, इसके गुण के बारे में, इसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। जो बच्चे नए हैं वो हमारा पुराना लेक्चर देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंटिन्यू रखते हैं आज का ये लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक है लवण, ठीक है। आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा लवण है। इसमें क्या है भाई, अम्ल और क्षारक रासायनिक क्रिया में एक दूसरे को संतुलित करते हैं और ऐसा यौगिक बनाते हैं जो कि ना ही तो अम्ल होता है ना ही क्षारक। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हमारा लवण होता है ये अम्ल और क्षारक के अपक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। दोनों एक साथ अपक्रिया जब करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्या मिलता है, जल भी मिलता है। मींस अम्ल और क्षारक से जब अपक्रिया होती है तो लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमारा क्या प्राप्त होता है भाई, जल भी प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पिछले क्लास में नोट किए होंगे, इसमें भी नोट कर लीजिएगा कि अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल की प्राप्ति होती है और इस जो अपक्रिया होती है इसे हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। और देखिए कि ये तो ना अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है। बिल्कुल, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिल जाते हैं, जब लवण का निर्माण होता है तो वो क्या बोलते हैं ना भाई, वो अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। आगे क्या है, इस यौगिक को लवण कहते हैं, ओके। अम्ल और क्षारकों की विशेषता समाप्त करने वाले उनके रासायनिक मिलन की इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि अभी बताया गया, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव केवल लवण और जल ही बनता है, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद क्या है भाई, इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अम्ल तथा क्षारक के बीच अपक्रिया होती है, लवण तथा जल बनता है, वही चीजें हैं भी। इसी क्रिया के फलस्वरूप लवण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, अम्ल और क्षार आपस में जब मिल रहा है तो लवण और जल की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अम्ल HCl है, क्षार NaOH है, लवण NaCl प्लस H2 है, ठीक है। इसके बाद हम इसके निर्माण देखते हैं कि अगर हमारा अम्ल की धातु के साथ, देखिए हमारा ये H2SO4 है प्लस Zn, ये देखिए ये लवण है ना, ये अम्ल की धातु क्या प्राप्त करेगा अपक्रिया करके, और धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अपक्रिया क्या करेगा, ये चीजें यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है। आपका रासायनिक समीकरण लिखा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए लवण की प्रकार है, जैसे साधारण नमक है, अब इसके बारे में बताया जाएगा, इसके उपयोग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल ये साधारण नमक है, इसका अणु सूत्र रासायनिक नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद भी कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि आपके वैकल्पिक वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं पूछेगा कि साधारण नमक रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो भाई रासायनिक नाम क्या है साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, साधारण नमक NaCl, ये इसका अणु सूत्र है, मतलब रासायनिक सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड ये क्या है भाई, रासायनिक नाम है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, कंपटीशन वाले मतलब बच्चे भी इसको भी नोट करते हुए चलेंगे साथ साथ। अब इसके बाद देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है भाई। यह चट्टानों, झीलों, समुद्रों को जल से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, चट्टानों, झीलों, समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। हाँ, प्राप्त किया जाता है, बट सीधे रूप से नहीं प्राप्त किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। लिखा होगा सोडियम क्लोराइड को पृथक करके निर्माण करते हैं, ठीक है। इस साधारण नमक को क्या करते हैं भाई, बनाते हैं। और जो सीधे रूप से चट्टानों, झीलों, समुद्र और मतलब जो सीधे रूप से पाया जाता है चट्टानों से, उसे सीधा नमक बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, लिख लीजिएगा, चट्टानों से, ठीक है, चट्टानों से सीधे रूप से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सेंधा नमक, ठीक है, सेंधा नमक।
ये चट्टानों से बिल्कुल सीधे रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी हमारा जो सोडियम क्लोराइड NaCl है, मतलब साधारण नमक, इसको बनाया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा जो सेंधा नमक होता है ना, ये बहुत ही लाभदायक होती है। अगर भाई आप देखते होंगे फास्ट में इसी का यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेंधा नमक जो है, हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल बना के रखती है, जबकि ये चीजें क्या होती है, ये विलय हो जाती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हमारे मतलब कि शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेंधा नमक का मतलब यूज कर सकते हैं, बहुत इसका फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। सेंधा नमक का बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य में। हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण नमक, इसके बारे में और देखते हैं। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये भौतिक गुण है, ठीक है। ये प्रमुख गुण में भौतिक गुण है। भौतिक गुण क्या होता है भाई, जो हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। यह जल में अत्यधिक विलय है, जैसा कि बताया गया, जल में क्या है, अत्यधिक विलय है, ठीक है। इसका स्वाद नमकीन होता है, ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहां होता है, तो आपको पता ही है भोजन में तो होता ही है, ठीक है। साधारण नमक हमारे भोजन का प्रमुख अवयव है, ठीक है। यह अचार, मांस और मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए एक परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह साबुन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है और बड़े रसायन और धुलाई का सोडा, बेकिंग सोडा आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये किसका, साधारण नमक का उपयोग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। और हाँ, सेंधा नमक जो है जरूर आप लोग यूज करिए। ब्लड प्रेशर में जो है सेंधा नमक अगर यूज करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है ना, नहीं होगा। बाकी साधारण नमक वगैरह ब्लड प्रेशर में क्या, जब हाई जिसका होता है मतलब बीपी हाई रहता है, तो उनको मना किया था कि आप लोग नमक का यूज कम करिए, बिल्कुल ना करिए। बट ये सेंधा नमक के साथ ये नहीं है, सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या भाई, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, सूत्र CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 ये इसका अणु सूत्र है, नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ क्या, इसको कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। और इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण देखिए, विरंजक पाउडर, विरंजक चूर्ण देखिए लिखा भी है, को सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, CaOS2, ये आपका क्या है, बुझा चूना है ना। तो बुझा चूना के साथ अगर क्लोरीन मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा भाई, आपका कैल्शियम क्लोराइड का, मींस ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर रहा है। प्लस प्लस साथ में ही हमारा जल की भी प्राप्ति होती है हमको, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसके निर्माण में कि ब्लीचिंग पाउडर को सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रमुख गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये दोनों गुण इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका भौतिक गुण देखते हैं। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। भाई जब क्लोरीन मिल रहा है तो क्लोरीन की गंध तो आएगी ना, तो इसमें क्लोरीन की क्या विशेष गंध आती है। इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन प्राप्त होता है। अगर इसको जल में हम लोग घोलेंगे तो दूध का कलर जैसा प्राप्त होगा, दूधिया कलर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या भाई भौतिक गुण है। रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। मतलब ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, अगर इसको हम बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगा, है कि नहीं है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, इसको जल में घोलकर हम अगर उल्टा लिखते हैं, देखिए ये लिखे हैं CaOCl2 प्लस H2O। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, CaOS2, ठीक है, बुझा चूना प्लस साथ में क्लोरीन गैस की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक गुण हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है क्या उपयोग इसका, कपास उद्योग और कागज उद्योग में यूज करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं पेयजल को शुद्ध करने में, ठीक है। आपको पता होगा गांव वगैरह में जहां काई वगैरह लग जाती है वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है भाई, वहां पे जो अशुद्ध टाइप के जीवाणु जम जाते हैं ना, उनको नष्ट कर देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। तो क्या भाई पेयजल को शुद्ध करने के लिए मतलब पानी भी डालते हैं, आपको
पता ही है या नहीं पता है, नगर निगम या नगर पालिका वाले इसका छिड़काव भी करते हैं साफ करने के लिए, मतलब इसको पानी में, ठीक है। तो ये पानी का क्या करता है भाई, बिल्कुल शुद्ध कर देता है, मतलब जीवाणु जो उसमें होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म बनाने में, CHCl3 को बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अणुसूत्र यह है CaOCl2 और साथ साथ रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा मीन्स धोने वाला सोडा और इसे वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O, मतलब 10 अणुओं का इसका साथ, मतलब जल के मतलब इसमें मिलाया जा रहा है, किसमें, Na2CO3 में, ठीक है। किसकी प्राप्ति हो रही है, हमारा वॉशिंग पाउडर का। रासायनिक नाम क्या भाई, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इंपॉर्टेंस है, इसका उपयोग एग्जाम में पूछा जाता है कि धावन सोडा मीन्स धोने वाला सोडा, ठीक है, या इसे वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं, का दो उपयोग बताइए, ठीक है। और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, खाने वाला सोडा भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ हम लोग धावन सोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका अणुसूत्र हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। आगे के देखेंगे, इसका निर्माण 2NaOH + CO2 Na2CO3 और साथ में H2O की प्राप्ति हो रही है, ये आपका निर्माण है, नोट कर लीजिए। और भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। तो धावन सोडा एक गंधहीन सफेद कृष्णीय पदार्थ है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, अगर जल में घोला जाता है तो ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यह गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। रासायनिक गुण देख लेते हैं। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट या गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। ये आपका Na2CO3 × 10H2O क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट है। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी, ये सोडियम कार्बोनेट है लेकिन निर्जल है, ठीक है। और साथ साथ हमको 10H2O जल के 10 अणुओं की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये हमारा रासायनिक गुण था। इसका उपयोग देख लेते हैं भाई। तो सफाई एजेंट के रूप में घरेलू प्रयोजन के लिए कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि नाम है वॉशिंग पाउडर, ठीक है। आप लोग प्रचार देखते ही होंगे, मतलब देखे ही होंगे, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। दूध से सफेदी, अब आगे क्या बोलता है भाई आप लोग ही बताइए, ठीक है। तो यही है कि इसका जो यूज होता है कपड़े धोने में, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर। पानी की अस्थायी कठोरता को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अस्थायी कठोरता मतलब कह सकते हैं कि वो जो कठोर जल होता है उसको मृदुल जल बनाने में। अब कठोर जल बोलेंगे तो आपको पता होगा जो तालाब का, जहां पानी इकट्ठा रहता है, जैसे तालाब का हो गया, ठीक है। तो ये सब अशुद्ध, मतलब कठोर होता है। कठोर मीन्स अगर उसमें आप कपड़ा धुलेंगे, कपड़ा मतलब अगर ये वॉशिंग पाउडर है, साबुन को अगर घोलेंगे ना तो वो झाग नहीं देगा। लेकिन अगर मृदु जल होता है, मृदु जल मतलब नॉर्मल जो वाटर होता है, जो हैंडपंप वगैरह का, तो वहां देखेंगे तो आप लोग वहां का जो झाग बनेगा बहुत अच्छे से झाग बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है क्या करता है भाई, पानी की स्थायी कठोरता को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कठोर जल को मृदु जल बनाने में, ठीक है, मृदु करने में। तो नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट। साथ साथ कांच, साबुन और कागज के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बोरेक्स जैसे सोडियम युक्त के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, खाने का सोडा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे कौन सा, धोने का सोडा, अब भाई आ गया खाने का सोडा। पहले धोएंगे फिर खाएंगे, चलो देखते हैं। खाने का सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है भाई, रासायनिक नाम, खाने का सोडा है, सोडा, हाँ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। और अणुसूत्र क्या है, NaHCO3, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो NaCl के साथ है H2O मतलब जल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया, ये सब जब मिल जाते हैं आपस में तो किसका निर्माण करते हैं, NaHCO3, ठीक है। साथ साथ NH4Cl की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसका निर्माण। इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। तो यह जल में अल्प मात्रा में विलय है, मतलब ये जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है, ठीक है। इसका विलयन क्षारीय होता है, ठीक है भाई। इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या
या कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है, मतलब दूध को क्षारीय बनाता है, काफी देर तक उसको देखो। सबसे पहले क्या है कि दूध है, दूध को क्या बनाता है, बिल्कुल गाढ़ा बना देता है। क्या ये अगर इसको मिला देंगे हम तो दूध को गाढ़ा बना देगा, और गाढ़ा के साथ जो जैसे जल्दी फट जाता है ना कच्चा दूध, तो ये फटने नहीं देता, काफी देर तक वैसे ही बना रहता है। तो जो मतलब जो दुधार लोग होते हैं ना, जो दूध देने आते हैं, इसका बहुत ही गलत उपयोग करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं लगभग 50% तो वो लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई गाढ़ा दूध आप लोग देखेंगे कहीं बहुत अच्छा दूध दिया हुआ है, अब आपको थोड़ी नहीं पता है कि इसमें कुछ मिला है या फिर वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। तो और दूध देर से फटता भी नहीं है, ठीक है। तो खाने का सोडा इसका जो है भौतिक गुण में क्या है, ये कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है और गाढ़ा भी रहता है, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि क्षारीय होता है, इसी वजह से, ठीक है। और इसको रासायनिक गुण देख लेते हैं। उष्मा का प्रभाव 100% डिग्री गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट अपघटित हो जाता है। अगर इसको 100% डिग्री में क्या गर्म कर दें, ठीक है, तो क्या किसका निर्माण होगा? सोडियम कार्बोनेट का, साथ साथ जल और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी, ठीक है। अच्छा, उपयोग इसका देखते हैं। तो अमाशय में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में आप लोग खूब, अभी शादियों का माहौल चल रहा है, शादियों में जाएंगे तो खूब ठूस ठूस खाएंगे, है ना, इधर भी उधर भी जो पाएंगे सब अंदर कर लेंगे। अब आपको नहीं पता है कितना अम्ल जा रहा है हमारे शरीर में। भाई हर एक चीज की निश्चित सीमा है ना, जो हमारा जितना भी एसिड चाहिए, जितना भी बेस चाहिए, जो भी चीजें हैं बिल्कुल नॉर्मल एक रेंज बना हुआ है। अभी आपको बताएंगे क्या रेंज है आगे। तो उस रेंज से अगर कुछ भी ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा ना। तो क्या हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, होता है ना भाई, जब कुछ ज्यादा हो जाएगा। अम्ल चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो बहुत चीजें प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको पता होगा एक लैक्टिक अम्ल होता है, जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाती हैं शरीर में तो क्या शरीर में जो हम कह सकते हैं हड्डियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। उसका मेन रीजन लैक्टिक अम्ल का ही होता है, जो हड्डियों वगैरह में दर्द होता है। सो भाई कहने का मतलब है कि जब अमाशय मतलब पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, अब एसिड ही वो है ना, ये एसिड जब हो जाएगा ज्यादा तो इसका यूज करते हैं उस एसिड को गायब करने के लिए, मतलब एसिड को कम करने के लिए, ठीक है। इनो वगैरह देखते होंगे ना, यूज होता है इसका, ठीक है। और बेकिंग पाउडर बनाने में और आग बुझाने में तो इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई जिप्सम, अब हम लोग पढ़ेंगे अब जिप्सम के बारे में। तो ये है जिप्सम का अणुसूत्र CaSO4 × 2H2O, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, ये रासायनिक नाम है। जिप्सम एक सामान्य खनिज लवण है, ठीक है। इसको हरसौठ, हाँ जिप्सम को क्या बोलते हैं? हरसौठ भी बोलते हैं, ठीक है, हरसौठ भी बोलते हैं। किसको? जिप्सम को। ये क्या है भाई? एक तहदार खनिज होता है, जैसा कि बोला गया ना ये खनिज लवण है, तो वही है, तहदार खनिज होता है जिसे सेलेनाइड भी कहते हैं। अब देखिए हरसौठ को क्या बोलते हैं? सेलेनाइड भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सेलेनाइड भी देखिए, जिप्सम, जिप्सम के बाद हरसौठ और सेलेनाइड तीनों एक ही है, ठीक है। फिर क्या भाई? रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। देखिए 2H2O है ना, तो जल के 2 अणु रहते हैं और ये गर्म करने से आणविक हो जाते हैं, गर्म करने से ये अणु गायब हो जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग। तो उर्वरक के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। खनिज के रूप में जिप्सम कृषि के रूप में कांच और पोर्सिलेन के निर्माण में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन, रासायनिक पदार्थों, गंधक अम्ल, रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसका भी उपयोग अच्छा खासा करते हैं लोग, ठीक है। अब से प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, अब ये देखिए 2H2O है, इसको हाफ कर देंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अभी आगे हम लोग देख रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपको अगर जिप्सम ना मिले, हरसौठ ही मिले, अगर हरसौठ ही लिखा मिले, इसका मतलब है जिप्सम का ही बात कर रहा है, ठीक है। मान लो अभी आ गया कि हरसौठ का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि जिप्सम को ही बोलते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे,
ठीक है। लेकिन अगर पता है कि जिप्सम को हरसोट बोलते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये जिप्सम से ही प्राप्त होता है हम कह सकते हैं। तो ये देखिए CaSO4 हाफ H2O, उसमें क्या था, उसमें 2H2O था, ठीक है, उसमें 2 अणु थे जल में, इसमें आधा अणु है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। आप देखिए CaSO4 × हाफ H2O, आधा H2O है। अब यहां पे देखिए आप CaSO4 × 2H2O, ठीक है, बस इतना अंतर है। CaSO4 × मतलब डॉट टू आधा H2O मतलब हाफ 2H2O, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ये 2 नहीं रहेगा, ये हाफ ही रहेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे CaSO4 × हाफ H2O। ये 2 कहां से आ गए, 2 नहीं रहेगा, ठीक है, हाफ ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। जिप्सम को 373 के मतलब केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। मतलब जल के 2 अणु थे उसको त्याग कर दे रहा है, तो क्या बना रहा है भाई, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहा है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है इस प्रकार है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और जब कभी भी आपका किसी के बारे में पूछ रहा हो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाहे साधारण नमक, या फिर कह सकते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, कुछ भी अगर कह रहा है तो भाई एग्जाम्पल, उदाहरण, उसका जो निर्माण हो रहा है जरूर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 10th मतलब बोर्ड वाले बच्चों को बताया जा रहा है, ठीक है। इसका उपयोग देख लीजिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा जब किसी का देखते होंगे कोई प्लास्टर बंधा रहता है ना, ये इसी का रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे वही रहता है, ठीक है। जब किसी को प्लास्टर बंधा रहता है उसका यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खिलौने, सजावट सामग्री, सस्ते आभूषण, चाक आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ आग से बचाने वाले वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सतह को चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके भी उपयोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है पीएच, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी कुछ चीजें बताया गया था कि पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की क्षमता दिखाता है, क्षमता दर्शाता है किसका, हाइड्रोजन का। साथ ही साथ क्या है, पीएच मान किसी भी एक बिलियन वस्तु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, इसका जो है पीएच के खोजकर्ता, ये नोट कर लीजिएगा, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा। पीएच के खोजकर्ता कौन है भाई, सोरेनसन है ना, सोरेनसन है इसके खोजकर्ता, सोरेनसन, ठीक है। पीएच के खोजकर्ता मतलब पीएच को उन्होंने खोजा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कंपटीशन वाले बच्चे बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है, एक तो पूछता है पीएच का फुल फॉर्म पूछता है, दूसरा पीएच के खोजकर्ता, ठीक है। तो सोरेनसन जी इसको खोज किए थे, किसको, पीएच को, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता दिखाता है कि किसी भी जो भी विलेय पदार्थ है या वस्तु है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो पीएच स्केल, ये एक स्केल होता है, जैसे ये स्केल है, मान लीजिए स्केल बना दिए, ठीक है। देखिए 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और ये जाता है कहां तक, 14 तक, ठीक है। बीच में आपके होते हैं 7, मतलब कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो आपके ये पीएच के स्केल हो गए, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। बिलियन या पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए, मींस इसको मापने का कार्य क्या करता है, पीएच स्केल, ठीक है। एक स्केल का यूज किया जाता है, इसे ही पीएच स्केल कहते हैं। पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारता व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है।
मतलब ये हमारा पीएच स्केल है, इससे हम बता सकते हैं किसी भी पदार्थ के बारे में कि वो अम्ल है या क्षार है। अब कैसे बताते हैं आप लोग भी देखिएगा। ये जो सेवन होता है ना, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अगर किसी का भी पीएच वैल्यू दिया गया है सेवन, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये क्या होगा भाई, उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होगा, विलयन होगा बिल्कुल। अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो ये क्या होगा हमारा, अम्लीय, अम्लीय, ठीक है। और जितने हम कम संख्या में, जितने भी वैल्यू कम होती जाएगी, उसका मतलब उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी, उसमें ज्यादा अम्ल होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी पीएच वैल्यू 1 दिया है और किसी भी पीएच वैल्यू 3 दिया है, तो दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा पदार्थ तो 1 वाला होगा, ठीक है। तो हम जब लेफ्ट साइड जाते हैं इसका मतलब उसमें सबसे ज्यादा अम्लीय है। अगर राइट साइड हम जाएंगे तो इसका मतलब क्या है भाई, क्षारीय है, ठीक है। ये पीएच स्केल के बारे में बताया जा रहा है कि अगर किसी का भी मान अगर 7 से कम है तो क्या है भाई, अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, ठीक है, और 7 पे है तो उदासीन है। इसका मतलब अगर अम्लीय है तो क्या है भाई, खट्टा होगा ना, खट्टा होगा। और वही बात करते हैं अगर क्षारीय है मतलब क्षार है तो क्या होगा, कड़वा होगा, ठीक है, या तीखा होगा। कोई भी पदार्थ है अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसका मतलब वो तीखा होगा या कड़वा होगा और वो क्षारीय होगा, और अगर 7 से कम है तो इसका मतलब वो खट्टा होगा, और जब खट्टा होगा तो उसका मतलब उसमें अम्लीय पदार्थ है, ठीक है, अम्ल है। अब इसको पढ़ लेते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होता है। देखिए 0 से 14 तक ये हमारा पीएच स्केल है, 0 से 14 तक पीएच वैल्यू दर्शाया गया है, ठीक है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, ये देखिए 7 है ना, इससे कम है, इससे कम मतलब 6 भी हो सकता है, इससे कम 0 भी, ठीक है। तो पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का है, मतलब इसमें किस प्रकार के गुण हैं, अम्लीय प्रकार के गुण हैं, अम्ल है, ठीक है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, ठीक है, वह क्या है, उदासीन है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्या है भाई, क्षारीय है, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, एक स्केल बना सकते हैं, उसमें 0 से 14 ले सकते हैं। 7 पे होगा उदासीन होगा, इससे कम अम्लीय होगा जो कि खट्टा होगा, और उससे ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, कड़वा या फिर तीखा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लवण का पीएच मान, ठीक है। अब लवण का पीएच मान देखते हैं भाई। पीएच तो हो गया ना, पीएच वैल्यू, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में बता दिया गया कि किसी भी, अगर हम कह सकते हैं कोई पदार्थ है अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, 7 होगा उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण का पीएच मान। अब देखिए लवण का जो पीएच मान होता है ना, वह 7 से कम भी हो सकता है, 7 हो सकता है, वह 7 से अधिक हो सकता है। मतलब कोई भी लवण है उसका पीएच वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 7 से कम भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो लवण का निर्माण होता है भाई वो कैसे बनता है, अम्ल और क्षार से। तो अम्ल से बनता है मतलब उसमें 7 से कम होगा, क्षार मतलब 7 से ज्यादा होगा, मीन्स उसमें दोनों मिक्स हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, मीन्स 7 भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। तो लवण का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, और 7 होता है, 7 ज्यादा भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं 7 से कम भी हो सकता है। जबकि क्षार के बारे में बताया गया, क्षार 7 से ज्यादा होता है, और अम्ल के बारे में बताया गया, अम्ल क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। तो अम्ल, क्षार, लवण तीनों प्रकार के पीएच वैल्यू हो चुके, ठीक है। अब देखिए क्या कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। अब देखिए अगर कोई भी अगर मतलब दोनों मिल रहा है, अम्ल और क्षार मिल रहा है, अब क्रिया करवा रहा है, अगर उसमें प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, साथ ही साथ प्रबल क्षारक है, साथ ही साथ प्रबल क्षारक है, दोनों अगर मिल रहे हैं तो उसमें लवण का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, ठीक है। अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो दोनों का पीएच मान क्या हो जाएगा वैल्यू 7। और अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब प्रबल है अम्ल भी, प्रबल क्षार है, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। बट अगर प्रबल अम्ल है और साथ ही साथ दुर्बल क्षारक है तो किस प्रकार का हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो क्या हो जाएगा भाई, 7 से अधिक हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब लवण का जो पीएच वैल्यू होता है 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ठीक है। पीएच का महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट। जैसे पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसे हम लोगों का भी क्या पीएच वैल्यू जितना है उससे थोड़ा सा भी कम हुआ, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ तक इंसान मर भी सकता है, ठीक है। देखिए हमारा जो शरीर है ना उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से 7.8, मतलब 7 से 7.8 के बीच होता है। अगर इससे कम हुआ या फिर इससे ज्यादा हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। जीवित चीजें पीएच परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती हैं, हाँ ठीक है, और अत्यधिक परिवर्तन जीवन के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, ठीक है। मानव शरीर में सभी शारीरिक प्रतिक्रिया जो होती हैं, ये देखिए जैसा कि बताया गया ना, अभी नॉर्मल हम लोगों का जो पीएच वैल्यू होगा ना 7.8 होगा। थोड़ा सा भी अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसे मान लीजिए तबीयत खराब हो गया है तो उसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। मतलब कम मीन्स ये होगा कि 7 से कम नहीं होगा, 7 से कम हो गया तब तो इंसान बचेगा नहीं, ठीक है। या 7.8 से ज्यादा हो गया तो इंसान बचेगा नहीं, ठीक है। सो वही बताया गया कि हमारा जो शारीरिक प्रतिक्रिया है नॉर्मल एक इंसान का 7.8 होता है पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू। आगे देखते हैं तो हमारे रक्त का औसत पीएच मान 7.4 होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर का जो रक्त होता है मानव शरीर में उसमें कितने पीएच वैल्यू होते हैं, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है तो 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, आपको पता ही होगा बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। ये वर्षा जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा माना जाता है, ठीक है, जब वर्षा की जल होती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जलीय चीजों का जीवन कठिन हो जाता है, ठीक है। मतलब जलीय चीजों जैसे मछली वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो जलीय जीवन में रहते हैं तो उनका क्या होता है, वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो भी मर सकते हैं, ठीक है, अगर पीएच वैल्यू इससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा भी पौधों की मृत्यु का कारण बन सकती है क्योंकि उन्हें पनपने के लिए एक निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। मीन्स यह है कि पीएच वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे लिए, हमारे जो है वातावरण में सारी चीजें के लिए, ठीक है, जितने भी चीजें हैं जीव जंतुओं में और पौधों के लिए भी यहाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे शरीर मतलब हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। हमारे शरीर में जो पीएच होता है शरीर के पाचन तंत्र में, अब देखिए क्या है भाई, हमारा अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा कि आपको पता ही होगा, बताया भी गया है कि हमारा जो अमाशय होता है ना उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, HCl, और उसका यूज क्या होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है, HCl। तो ये जो HCl होता है ना इसमें क्या भाई, अगर ज्यादा हो गया तो वही जैसा कि अभी बताया गया, अभी ज्यादा हो गया तो अपच की स्थिति हो जाएगी ना, पचेगा नहीं कोई चीज। जब एसिड ज्यादा हो जाता है पेट में तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्रिएट मतलब दर्द करने लगता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और देखिए होता है ना ये प्रॉब्लम, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। अब दवा में किसका यूज होता है भाई, दवा में होता है एंटासिड का यूज होता है, ठीक है, वो वही देते हैं क्योंकि वो क्या करता है, अम्ल को फिनिश कर देता है, ठीक है। पहले क्या बनाता है, अभी देखिए इसमें लिखा भी होगा कि दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये क्षारक होते हैं, नोट कर लीजिए, अम्ल को मारने के लिए क्षारक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंटासिड ये क्षारक होते हैं, इसका यूज किया जाता है। अब इसका नाम भी देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो इसका यूज किया जा रहा है ना एंटासिड का यूज, जो एंटासिड का यूज किया जा रहा है
उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार की मेडिसिन ही है, इसका यूज डॉक्टर देते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है, जब ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ज्यादा एसिड हो जाता है तो हमको क्या क्षारक देते हैं डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएच परिवर्तन कारक दंत क्षय। देखिए अब दांत में भी प्रॉब्लम हो जाता है, पीएच की वैल्यू थोड़ा सा घट या बढ़ गई तो आपको पता ही होगा दांत में दर्द होने लगता है, किसी के दांत टूटने लगता है, ठीक है। सो इसी के बारे में बोला गया कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, अब देखिए 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, मतलब दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल, अब ये इनेमल क्या होता है, सबसे कठोर भाग है हमारे शरीर का, ठीक है, सबसे मजबूत पार्ट होता है क्या, इनेमल, मतलब ये जबड़े में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये देखिए लिखा भी है कैल्शियम फास्फेट, ये इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर कह सकते हैं भाग है, ठीक है। मुंह की पीएच मान 5. अब देखिए क्या था, मुंह जो था हमारा माउथ, उसमें जो पीएच वैल्यू होते हैं ना 5.5 होते हैं, अब उससे कम होने पर संचारित हो जाता है, ठीक है। इसलिए मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया था। देखिए इसमें भी क्षारक का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो किसका यूज किया था, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है ताकि अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सके, ठीक है। यहाँ भी उदासीन कर रहा था, उसको मार रहा था, किसको, अम्ल को कम कर रहा था। यहाँ भी क्या कर रहा है, अम्ल को कम करेगा, ठीक है, अम्ल को मतलब उदासीन कर देगा। ये 5.5 है ना, उसको कवर कर देगा, ठीक है। सो हमारे जो है दांत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण समान पदार्थों के पीएच मान, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, मींस वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे समुद्री जल हाईएस्ट, मतलब 8.4 समुद्री जल सबसे ज्यादा होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। मानव लहर का 6.5 से 7.5 ये इसके बीच में होता है या इतना होता है, देखिए मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा, ये इसके बीच में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मानव रक्त का 7.4, ये इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4। दूध क्या होता है 6.4 से 6.6 तक, इसके बीच भी हो सकता है दूध का पीएच मान, ठीक है। कॉफी में 4.5 से 5.5 तक, नींबू के रस में 2.2 से 2.4 तक, ठीक है। सिरका में 2.5 से 3.4 तक, और मानव मूत्र में 4.8 से 8.4 तक। और मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है, आपको पता ही होगा। सो यूरियम भी कह सकते हैं 4.8 से और 8.4 तक, ठीक है। सो ये महत्वपूर्ण जो है पीएच वैल्यू है। बाकी आपके बुक में भी कुछ पीएच वैल्यू दिए गए हैं, हाई स्कूल जो बच्चे एनसीईआरटी का बुक रखे हैं, हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, सो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है निचोड़ बताया जा चुका। सो आपका जो है ना ये लेक्चर 2 क्या कह सकते हैं, चैप्टर 2 का मतलब ये अध्याय दूसरे का दूसरा लेक्चर था, जो कि ये कंप्लीट हो गया आपका, और आपका पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, और ये आपका दूसरा अध्याय का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर हो गया जिसमें अम्ल क्षारक और आपके उसके उपयोग प्रकार के बारे में बताया गया है, और ये आपका दूसरा क्लास है। इसके बाद आपका तीसरा क्लास आएगा जो इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सारी चीजें उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक उम्मीद करेंगे आप लोगों के पास होगा, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं आपके पास तो जरूर होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो अभी समय है, उसको ले लीजिए। बाकी पुराना लेक्चर जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार, मतलब जो समझ में नहीं आया फिर से दोबारा अगेन देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।